डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मौर्य एडवोकेट सोनीपत आप सबका नोदिला चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल हमने सीपीसी का प्रारंभ पढ़ा, उसकी पिछला इतिहास पढ़ा, पिछली स्थिति को जाना और सेक्शन 1 के बारे में पढ़ा। आज हम सेक्शन 2 से सेक्शन 8 तक पढ़ेंगे और सीधे से फालतू बात ना करते हुए विषय पर आता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीपीसी जो 1908 में बनी थी, वो सीपीसी अब संपूर्ण भारत में लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर में भी लागू है। ये दो तरह का कल मैंने बताया था कि कानून है, एक सब्सटेंशियल लॉ और एक जो है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंशियल लॉ वो है जो राइट डिटरमाइन होता है जिसके तहत, और प्रोसीजरल लॉ वो है जो मतलब उस कानून को रेगुलेट करता है, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आप देखेंगे कि आज हम सेक्शन 2 सीपीसी के तहत ऐसे शब्दों की परिभाषा जो एक्ट के अंदर दी गई है उनको पढ़ेंगे, जिनका प्रयोग एक्ट में भिन्न भिन्न प्रोविजंस के तहत किया जाएगा, संहिता में भिन्न भिन्न स्थानों पर किया जाएगा, ताकि किसी शब्द के अर्थ का निर्धारण करने में भ्रम को दूर किया जा सके। अब जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले कोड शब्द लिखा है। कोड के माने संहिता, और वो दैट इंक्लूड्स रूल। इसमें कानून जो है इसका अर्थ है नियम, के कोड इंक्लूड्स रूल्स। सेक्शन 2(1), 2(18) ये जो है इसको साथ में पढ़ें, 2(1) को और 2(18) को साथ में पढ़ें। इसके साथ 3 सेक्शंस, सेक्शन 122, 125 और 129 को पढ़ने के लिए भी जो सीपीसी के हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सेक्शंस भी इसके साथ पढ़ें। उसके बाद सेक्शन 2 का 2 डिक्री, जिसको हिंदी में आज्ञप्ति भी कहते हैं, इसका अर्थ है कि किसी न्याय निर्णय की फॉर्मल अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्त करने वाला न्यायालय से संबंधित है, जो पक्षकारों के मध्य विवादित विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप में अवधारण यानी डिटर्मिनेशन करता है। ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली फाइनल भी हो सकती है। और ये समझा जाएगा कि वाद पत्र का नामंजूर करना यानी रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, और धारा 144 के तहत किसी पर्सन का अवधारण भी आता है, किंतु उसके अंतर्गत क्या नहीं आता, यानी डिक्री के अंदर सेक्शन 144 के तहत पास किया गया ऑर्डर भी आता है, दैट आल्सो अमाउंट्स टू डिक्री, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आल्सो अमाउंट्स टू डिक्री। अब आपको मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर क्या नहीं आता, तो 2 बातों का आपने ध्यान करना है कि एक तो वो आदेश जिसकी अपील की तरह होती है, या ऐसा आदेश जो डिसमिसल इन डिफॉल्ट का है, या डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट जो हुआ मुकदमा, वो दोनों के दोनों डिक्री की परिभाषा में नहीं आते। अब आप देखेंगे कि जो ऑर्डर डिक्री हैं, विच ऑफ द ऑर्डर्स आर डिक्री, जैसे ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट वेयर डिक्री इज मॉडिफाइड, वेयर एक्सपार्टी ऑर्डर इज सेट असाइड। तो एक्सपार्टी ऑर्डर सेट असाइड हो गया, दैट इज आल्सो ए डिक्री। अपील डिसमिस्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, दैट अमाउंट्स टू डिक्री। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे थोड़ा सा,
डिक्री तब प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक होती है जब वाद को पूरा निपटा देने के से पहले और बाद में कार्रवाई की जानी है, और वो तब फाइनल होती है जब एडजुडिकेशन से पूर्ण निपटान हो जाता है। इस तरीके से डिक्री पार्टली प्रारंभिक और पार्टली फाइनल होती है। इसके लिए मैं आपको जो कुछ मैंने अभी डिक्री के बारे में बोला, इसके बारे में 5 बिंदु बताना चाहूँगा जो बहुत आवश्यक हैं और जो डिक्री के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देंगे कि डिक्री क्या है। और ये बात जो है 2009 दो सुप्रीम कोर्ट केसेस 562 दूसरी इस जगह जो ये केस रिपोर्ट हुआ है वो है AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट 1089 सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र को। और इसमें ये 5 आवश्यक बिंदु बताए गए हैं, वो क्या क्या है। पहला बिंदु है कि न्याय निर्णय यानी एडजुडिकेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन। दूसरा क्या है कि हाउ द एडजुडिकेशन शुड बी देयर। एडजुडिकेशन शुड बी थ्रो ए सूट, विदाउट सूट देयर कैन बी नो एडजुडिकेशन। तीसरा क्या है, जो डिटरमाइन किया जाए वो निष्कर्ष प्रकृति का हो, यानी डिटर्मिनेशन शुड बी ऑफ ए कंक्लूसिव नेचर। और चौथी बात क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज जो हो जाना चाहिए, यानी पक्षकारों के अधिकारों का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और 5वीं बात है ऐसा विनिश्चय कि औपचारिक अभिव्यक्ति हो। तो अब डिक्री जो है पढ़ने के लिए मैं आपको ये भी कहूँगा कि CPC को पढ़ने के लिए आप ये देखिए कि डिक्री शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है और डिक्री कहाँ कहाँ है। जैसे सेक्शन 22 में डिक्री का जिक्र आया, सेक्शन 33 में आया कि एवरी जजमेंट विल फॉलो द डिक्री, सेक्शन 54 में आया कि पार्टीशन ऑफ शेयर जहाँ पर होगा वहाँ पर डिक्री पास की जाएगी, प्रिलिमिनरी डिक्री होगी। उसके बाद सेक्शन 38, 39, 40, 41 ट्रांसफर ऑफ डिक्री। उसके बाद ऑर्डर 20 कि हाउ द डिक्री विल बी प्रिपेयर्ड, विच ऑफ द डेट विल बी ऑन द डिक्री। डिक्री जो है चाहे वो 5 दिन बाद तैयार हो, 10 दिन बाद तैयार हो, उसके ऊपर जजमेंट वाली तारीख ही डाली जाएगी। ये ऑर्डर 20 के अंदर है और ऑर्डर 21 के अंदर इसकी एग्जीक्यूशन है डिक्री की। तो अब मैं डिक्री के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि डिक्री जो है वो दैट डिटरमाइंस द राइट। डिक्री की 2 किस्म भी बताई कि प्रिलिमिनरी भी है, फाइनल भी है, पार्टली प्रिलिमिनरी भी है, पार्टली फाइनल भी है। तो इसके लिए आप ऑर्डर 34 को देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर दैट। इसके लिए दूसरा सेक्शन 97 को देख सकते हैं। डीम्ड डिक्री जो है मतलब वो मॉर्गेज के केसेस के अंदर होती है। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके अंदर मॉर्गेज है और उसके अंदर ये आप देखेंगे कि एक डीम्ड डिक्री की डेफिनेशन और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 सेक्शंस के अंदर 2 तरीके से होती है कि ऑर्डर 7 रूल 11 जहाँ पर रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट हो गया या धारा 144 के तहत जो है रेस्टिट्यूशन हो गया। मान लिया कि लोअर कोर्ट डिक्रीड द सूट, द अपर कोर्ट यानी एपीलेट कोर्ट चेंज्ड दैट डिसीजन, रिवर्स द फाइंडिंग एंड एक्सेप्टेड द अपील। और मीन टाइम जो है लोअर कोर्ट ने डिक्री को एग्जीक्यूट कर दिया था। तो वो आदमी आया, उसने कहा कि योर ऑर्डर हैज़ बीन सेट असाइड, द ऑर्डर और डिक्री विच वाज इम्प्लीमेंटेड बाय यू दैट इज नो मोर एंड दैट हैज़ बीन सेट असाइड, द रेस्टिट्यूशन शुड बी देयर, द ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन विल आल्सो अमाउंट टू ए डिक्री। इस प्रकार से ये डीम्ड डिक्री होगी। और इसके ऊपर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि डिक्री पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, लेकिन डीम्ड डिक्री के ऊपर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता। जैसे ऑर्डर 7/11 के अंदर जब अपेलेंट को रिजेक्ट कर दिया गया तो आफ्टर रिमूविंग दैट डिफेक्ट द मैटर कैन अगेन बी फाइल्ड और इंस्टीट्यूटेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल
13। तो इसलिए यहाँ पर रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। अब सेक्शन 2(3) के बारे में बात करते हैं। उससे अगला जो शब्द है जिसको एक्ट के अंदर डिफाइन किया है, दैट इज डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर के माने क्या है? जिसके फेवर में डिक्री आई। बहुत सिंपल सा इसको समझने की कोशिश करें। द डिक्री विच हैज बीन पास्ड इन हुज फेवर ही इज द डिक्री होल्डर। दूसरा, डिक्री होल्डर की जगह ट्रांसफरी भी हो सकता है। द डिक्री विच हैज बीन ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी मे आल्सो गेट द डिक्री एग्जीक्यूटेड। तो ये जो आदमी है जिसको मैंने ट्रांसफरी कहा, वो ट्रांसफरी आल्सो दैट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ डिक्री होल्डर। उसके बाद इसके साथ 2(3) के साथ 2(18) को पढ़ें। वो जजमेंट डेप्टर शब्द है। उसको जजमेंट डेप्टर क्या है? जिसके खिलाफ 2(18) नहीं 2(10), 2(10) उसमें है जजमेंट डेप्टर। यानी 2(3) और 2(10) को इकट्ठा पढ़ें तो एक है डिक्री होल्डर और दूसरा है जजमेंट डेप्टर। डिक्री होल्डर वो है जिसके हक में डिक्री आई, जजमेंट डेप्टर वो है जिसके खिलाफ डिक्री आई। तो अब जो है उसके बाद अगला है 2-4 डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन दी गई है, जहाँ पर एक प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होता है जिसको आजकल हम डीजे कोर्ट कहते हैं, और डीजे कोर्ट के तहत भिन्न भिन्न कोर्ट्स होती हैं, जैसा कि एडीजेज की कोर्ट है, सिविल जज की कोर्ट है, मतलब सीनियर सब जज की कोर्ट है। तो 2 लोअर कोर्ट्स मतलब वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं। तो हाई कोर्ट भी ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिडिक्शन के केसेस सुन सकता है, और मतलब वो उसको पावर है। तो अब मैं आपको एक जैसे कहना चाहूँगा कि इसके लिए ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिडिक्शन किन किन सेक्शंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट सुन सकता है, इसके लिए मैं सेक्शन 120 की बात आपको कहूँगा कि सेक्शन 120 को आप पढ़ें सीपीसी का, और उसके साथ साथ सेक्शन 16, 17 और 20 सीपीसी को पढ़ें। तो सेक्शन 16, 17 और 20 इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिडिक्शन केसेस को सुन सकता है। इसी प्रकार से आप क्रिमिनल के अंदर देखेंगे कि सीआरपीसी के अंदर भी सेक्शन 26 और 437 सीआरपीसी का सेक्शन है, जिसके तहत ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी ऑर्डिनरी क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी है। अब उसके बाद जो है फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन है, और दैट इज डिफाइंड एज लिमिटेशन एक्ट के तहत डेफिनेशन दी गई है इसकी। अगर आप इसको ये फॉरेन कोर्ट शब्द जो यहाँ पर दे दिया, फॉरेन कोर्ट क्या है? फॉरेन कोर्ट वो है विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज फॉरेन कोर्ट। और उसके द्वारा पास किया गया जजमेंट इज कॉल्ड जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट। तो इस प्रकार से अब बात आई कि इनकी क्यों जरूरत पड़ी। सीपीसी में आगे हम सेक्शन 13 और 14 को जो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी। व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, सेक्शन 13 ये है। और सेक्शन 14 क्या कहता है कि प्रजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, कि फॉरेन जजमेंट की क्या प्रजम्पशन है, इस बात को 13 और 14 में कहा गया है। इसलिए इन शब्दों की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि फॉरेन जजमेंट क्या है और फॉरेन कोर्ट क्या है। तो इसको ज़्यादा समझने के लिए आप देख सकते हैं AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 1871। ये मुंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, उसके अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद सेक्शन 2(7) गवर्नमेंट प्लीडर, सिविल मैटर्स के अंदर गवर्नमेंट प्लीडर होता है, और क्रिमिनल के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। वो सेक्शन 2U के तहत वहाँ पर है। उसके बाद हाई कोर्ट की डेफिनेशन
27A में दी गई है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 में हाई कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। हाई कोर्ट क्या है ये बताया गया है। 27B इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। इसी प्रकार से CRPC का 2F में भारत की इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। 28 जज यानी प्रेजाइडिंग ऑफिसर। आप जब कोर्ट भी होगी, हाई कोर्ट हो गया तो उसमें जज भी होगा। जज होगा तो कहाँ पर होगा, वो ये सारी बातें ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार से फिर जज होगा तो जजमेंट भी होगा। तो अब प्रेजाइडिंग ऑफिसर की डेफिनेशन CRPC के अंदर आप देखेंगे सेक्शन 9(2), 11(2), 16(2) CRPC में, और जजमेंट 2(9) के अंदर जो है इसी CPC के तहत हम बात कर रहे हैं। जो ऑन द ग्राउंड ऑफ जजमेंट और डिक्री निर्णय दिया जाए, दैट इज कॉल्ड जजमेंट। अब 2-3 को इसके साथ पढ़ेंगे क्योंकि मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि 2-3 क्या था। 2-3 था डिक्री होल्डर DH यानी जिसके हक में डिक्री आई, और 2-10 क्या है, जिसके खिलाफ डिक्री आई, ही इज कॉल्ड जजमेंट डेक्टर। अब 2-11 क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ये डेड पर्सन के होते हैं, मृतक आदमी के जो वारिसान होते हैं, दोज आर कॉल्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। और जिंदा आदमी के जो वो हैं लिविंग के, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इनको 3 बातों को ध्यान से समझना। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की वही डेफिनेशन है, कॉपी पेस्ट की गई है। उसकी कॉपी यहाँ समझिए या इसकी कॉपी वहाँ समझिए, तो सेम डेफिनेशन इज देयर इन द आर्बिट्रेशन एक्ट। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मृतक आदमी के होते हैं, और जिंदा आदमी के क्या होता है, लिविंग का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आफ्टर डेथ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर 1993 में 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस, 507 चिरंजी लाल वर्सेस जसजीत का केस जो है बहुत काम का केस है। वो आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव लिविंग आदमी का होता है और कैसे मतलब उसको डिफाइन किया गया है। दूसरा मैं यहाँ पर वो बताना चाहूँगा कि यह ज़रूरी नहीं कि रिप्रेजेंटेटिव उसके ख़ानदान से ही हो, क्योंकि वो वसीयत से बाहर का भी हो सकता है। और तीसरा है लीगल एयर। लीगल एयर जो है वो बाय ब्लड, बाय एडॉप्शन, इस तरीके से होता है। और आप इसको के ऊपर एक सेक्शन और भी मैं आपको याद दिला दूं, क्रिमिनल के अंदर 394 सेक्शन 2WA CRPC भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद मीन प्रॉफिट आया, और मीन प्रॉफिट जो है आप उसको में देखेंगे कि मीन प्रॉफिट क्या है, कि रॉन्गफुल पोजेशन से जो बेनिफिट हो रहा है वो जो है मीन प्रॉफिट है, और उस के लाभ के लिए जो असल मालिक है वो अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड मीन प्रॉफिट। अब इम्प्रूवमेंट अगर उसने की है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट। जैसे एक आदमी ने एक मकान 4500 रुपये में दे रखा था, और उस आदमी ने उसके अंदर इलीगली ट्रेस पास कर लिया या अनऑथराइज कब्जा कर लिया, और उसके 4 हिस्से बना करके पार्टीशन इस तरीके से कर लिया कि नेचर भी नहीं बिगाड़ी, और 4 हिस्सों को उसको जो है 6000 रुपये में या 10,000 रुपये में किराए पर दे दिया, और उससे जो वो आमदनी कर रहा है, वो जो इम्प्रूवमेंट की गई उस इम्प्रूवमेंट का उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, और वो जो है उससे 4500 रुपये ही लेने का हकदार होगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 IPC के अंदर डिफाइन की गई है। उस मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ग्रोइंग क्रॉप्स भी आती हैं। अब मैं आपके को बताना चाहूँगा सेक्शन 214 ऑर्डर क्या है, कि डिक्री जो है 2(2) के अंदर डिफाइन की गई है, ऑर्डर 214 के अंदर डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर एक बहुत काम की बात आपको कहना चाहूँगा कि सूट में भी और एप्लीकेशन में भी ऑर्डर पास हो सकता है, लेकिन फाइनल और इंटरिम सूट को सरवाइव करता है
इंटरिम और फाइनल ऑर्डर भी पास हो सकता है, फाइनल डिक्री पास हो सकती है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास हो सकता है जिसमें कोई चीज़ पेरिशेबल हो। जैसे ऑर्डर 39 रूल 6 से 10 जो है आप पढ़ेंगे, अगर कोई चीज़ पेरिशेबल है तो उसके बारे में इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी पास हो सकता है। अब अगला है डेफिनेशन 2.15 के अंदर प्लीडर की डेफिनेशन दी गई है, जिसे दूसरे शब्दों में वकील भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर सेक्शन 2.7 के अंदर जो है डिफाइन किया गया था, एनी पर्सन एंटाइटल टू अपीयर एंड प्लीड इज कॉल्ड प्लीडर। तो 2.16 के अंदर जो है प्रेस्क्राइब्ड शब्द का है कि प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स में जो दिया गया है। और उसके बाद 2.17 में पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है। पब्लिक ऑफिसर के अंदर कौन कौन लोग आते हैं ये वहाँ पर देख लीजिए। जैसे पब्लिक ऑफिसर क्या है कि एक आदमी जैसे पुलिस में नौकरी करता है, पब्लिक सर्वेंट है। एक आदमी पुलिस का अधिकारी है, पब्लिक ऑफिसर है। एक आदमी कलेक्टर है, पब्लिक ऑफिसर है। सारे आर्मी के ऑफिसर्स पब्लिक ऑफिसर हैं। तो इस तरीके से जजेज, एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये सारा का सारा वो लोग पब्लिक ऑफिसर्स हैं और उसके अंदर दिया हुआ है। अब 2.18 जो है रूल्स हैं कि रूल्स जो है 2.18 के तहत कैन बी इनेक्टेड, ये बनाए जा सकते हैं। और 2.19 में शेयर इन कारपोरेशन शेल इंक्लूड क्या, स्टॉक, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जो है ये 2.19 के तहत आते हैं शेयर की डेफिनेशन में, और उसमें स्टॉक भी, डिबेंचर भी और बॉन्ड्स भी शामिल हैं। 2.20 के अंदर साइंड यानी जहाँ पर हस्ताक्षर और सील किस तरीके से लगती है वो 2.20 के अंदर डिफाइन की गई है। अब मैं सेक्शन 3 के ऊपर आना चाहूँगा। सेक्शन 3 क्या कहता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स जो है आप देखेंगे कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट तो सबसे ऊपर है ही है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के बारे में भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि लॉ लेड डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स सिचुएटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मतलब जैसे सेशन जज है यानी डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके तहत एडीजेज हैं। एडीजेज जो है प्रशासनिक दृष्टि से तो डीजे के अधीनस्थ हैं, लेकिन धारा 3 के अनुसार डीजे के अधीन नहीं है। अब उसके बाद सिविल कोर्ट हैं, सिविल जज है, सिविल कोर्ट मतलब, तो इस तरीके से ये जो है सबऑर्डिनेशन है। कोर्ट